मौत होगी एक एक की, कोई बचा नहीं पाएगा। न तांत्रिक, न ओझा, न कोई साधु। मेरी बदले की चिंगारी धड़क चुकी है। अब ये तुम चारों की मौत से ठंडी होगी। मैं आ रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक परिवार था जिसमें 5 भाई और एक बहन रहती थी जिसका नाम माया था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के बिना उनके जीवन में बहुत कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां समझी और फिर एक जिम्मेदार आदमी बन गए। अब वे 5 भाई रोज जंगल में जाते और शिकार करते और फिर शिकार करके घर वापस आते हैं और उनकी बहन माया उनके लिए प्यार से खाना बनाती और वो सब प्यार से खाते और सो जाते हैं। ऐसे ही करते करते बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन, सुनो माया, हम 5 भाई जंगल जा रहे हैं। जब तक लौट ना हो तब तक दरवाजा मत खोलना, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों से ज्यादा इंसानों से डर लगता है। हाँ माया, अगर तुमको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? क्योंकि माँ तो बचपन में ही चली गई। मेरे लिए अब तू ही माँ है और पिता भी। माया, छोटू सही बोल रहा है। और हाँ सुनो, शाम को खाना समय से बनाकर रखना। और हाँ, आज खाने में साग रोटी बनाना और अच्छे से बनाना। अब तुम्हारे खाने में वो स्वाद नहीं जो पहले रहता था। ठीक है भैया, आज तुम्हारे लिए ऐसा साग बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है माया, मैं जा रहा हूँ, मेरी बातों का ध्यान रखना। इतना बोलकर 5 भाई जंगल शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। और थोड़ी देर में उधर माया खाना बनाना शुरू कर देती है। घर में न तेल है न नमक और भाइयों को स्वादिष्ट खाना चाहिए। अब उन्हें कैसे बताऊं बिना तेल और नमक के स्वाद कहाँ से लाऊं? फिर भी आज मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूंगी। इतना बोलकर माया जैसे साग काटने लगी वैसे ही हंसिये से उसकी उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो उंगली कट गई। अगर मैं इसे अपने भाइयों को बताई तो वे खामखा परेशान होंगे। अगर मैं इसे किसी कपड़े में पोंछ दूं तो तब भी दिक्कत है, क्योंकि अगर उनकी नजर उस पर पड़ गई तो फिर मुझे डांटेंगे। इसलिए मैं इस खून को इसी साग में पोंछ देती हूँ और फिर इस साग को पका दूंगी, तब उन सबको पता नहीं चलेगा। इतना सोचकर माया खून को साग में पोंछ देती है और फिर साग को पका देती है। भगवान, तूने भी दिए तो 5 भाई और 5 मुझे इतना प्यार करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उनकी जान निकल जाती है। तो है भगवान, ऐसा करना कि मेरे जितने भी जन्म हो उतने जन्मों में मुझे यही भाई चाहिए। माया इतना सोचते सोचते सारा खाना बना डालती है और शाम होते ही 5 भाई घर आते हैं। अरे माया, क्या बनाया है? आज तो बहुत महक रहा है। इसकी महक तो मुझे अपनी ओर खींच रही है। अब देर मत करो, फटाफट खाना लगाओ। हाँ माया, भूख बहुत जोरों से लगी है। आज एक भी शिकार नहीं मिला। जो भी बना है तुरंत परोसो, नहीं तो पेट में चूहे कूद रहे हैं और कूदते कूदते हमें सुला देंगे। अरे भैया, आप बैठिए, मैं खाना लगा रही हूँ। माया की इतनी बात सुनकर 5 भाई बैठ जाते हैं और माया उन सबको खाना परोस देती है। 5 भाई को साग बहुत पसंद आता है। वे साग को ऐसे खा रहे थे जैसे पहले कभी साग ही ना खाए हो। क्या हुआ भैया, आज सभी लोग साग ऐसे खा रहे हो जैसे बहुत ही स्वादिष्ट बना हो? अरे हाँ माया, कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा साग मैंने पहले कभी नहीं खाया।
आज इसे खाकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। सच में तुम्हारा साग इतना स्वादिष्ट बना है कि इसकी बड़ाई नहीं कर सकता। मन कर रहा है कि मैं सबकी थालियां लेकर खा जाऊं। आज तुमने मेरा मन जीत लिया। वैसे माया, आज तुमने इस साग में क्या डाला था जो इसका स्वाद इतना लाजवाब है? कुछ नहीं भैया, बस वैसे ही बनाया है जैसे पहले बनाती थी। और आज पता नहीं ये कैसे इतना स्वादिष्ट बन गया, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, अब सो जाओ, कल मैं फिर साग बना दूंगी। माया की इतनी बात सुनकर पांचों भाई सो जाते हैं और सुबह होते ही वो सभी भाई फिर जंगल की तरफ शिकार के लिए निकल पड़े। जंगल पहुंचकर पांचों भाई आपस में बात करने लगते हैं। भाई, कल का साग तो बहुत लाजवाब बना था। मुझे लगता है माया उस साग में कुछ ऐसे मसाले डाले हैं जिसे हम नहीं जानते हैं। सही बोल रहे हो भाई, नहीं तो इतने दिन से हम साग खा रहे हैं पर पहले तो ऐसा स्वाद नहीं मिला। आज शाम को चल के माया से पूछना पड़ेगा कि क्या है इस साग का रहस्य। इधर पांच भाई आपस में उस स्वाद के रहस्य को जानने की बात कर रहे थे और उधर माया, मैं तो साग पहले जैसे ही बनाई थी, पर कल का साग बहुत अच्छा लगा भाइयों को। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे खून की बूंद से उसका स्वाद बढ़ गया हो। अगर ऐसी बात है तो आज मैं फिर उस खाने में अपना खून डाल दूंगी ताकि मेरे भाई भर पेट खाना खा सके। इतना सोचकर माया साग में फिर अपना खून मिला देती है और फिर उसे पका लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद पांचों भाई घर आ जाते हैं और फिर माया उन पांचों भाइयों को खाना परोस देती है और फिर सारे भाई खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर में खाना खाकर उठते हैं और माया से कहते हैं, माया, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। मैंने पहले इतना स्वादिष्ट साग खाया ही नहीं था। इसमें ऐसा क्या डाला है जिससे इसका स्वाद इतना बढ़ गया है? झूठ मत बोलना, सच बताना, तुम्हें पांच भाइयों की कसम। माया पांच भाइयों की कसम की बात सुनकर अपने भाइयों से बोली, भैया, कल मैं साग काट रही थी, तभी मेरी उंगली कट गई और फिर मैं डर गई जिससे मैंने उस खून को उसी साग में ओच दिया और फिर उसे पका दिया। तो हमें लगा कि उसी से स्वाद बढ़ गया है और फिर आज भी मैंने साग में अपना खून मिलाया। तब मैंने देखा कि वाकई मेरे खून से इस साग का स्वाद बढ़ गया है। अरे पागल, अगर चोट लग गई थी तब उसे पोंछ लेती, मगर तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। अब जा रसोई में और खाना खाकर सो जाना। माया तुरंत रसोई में चली जाती है और इधर पांचों भाई इकट्ठा रहते हैं। तभी बड़ा भाई बोलता है, भाइयों सुनो, अगर माया के शरीर का खून इतना स्वादिष्ट है तो जरा सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ भैया, मैं भी यही बोलने वाला था, पर हमसे पहले आप बोल दिए। हाँ भैया, बहुत दिन हो गए मांस खाए हुए। अगर अपनी बहन को काट कर खा ले तो कितना मजा आएगा। सभी भाई इस बात पर सहमत हो गए। केवल छोटा भाई इस बात पर सहमत नहीं हुआ। हरगिज नहीं, तुम सब पागल हो गए हो। कोई अपनी बहन को खाता है, ये हो क्या गया तुम सबको? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे छोटे, अभी तू नादान है, तो इन सब बातों में ना पड़ तो ही अच्छा है। इस तरह बड़ा भाई छोटे भाई का मुंह बंद करवा देता है और फिर अगले दिन सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। और जंगल पहुंचते ही बड़ा भाई सबसे छोटे वाले भाई से बोलता है, अरे सुन छोटे, मैंने सुना है कि जंगल के किनारे एक तालाब है और उस तालाब में खूब सारी मछलियां हैं, तो तू तुरंत जा और उस तालाब से मछलियां पकड़ कर ला। बड़े भाई का आदेश मानकर छोटा भाई तालाब के लिए निकल पड़ता है। और फिर इधर बड़ा भाई और सभी भाइयों से कहता है, सुनो सभी भाई लोग,
अगर बहन का मांस खाना है तो उसे बहला फुसलाकर जंगल लाना होगा और फिर उसे मारकर पकाकर खाएंगे। सभी भाइयों ने बड़े भाई की बात मानकर घर गए और वहां जाकर उसे बहलाने और फुसलाने लगे। बहन, जंगल में एक कस्तूरी हिरण आया है, उसकी सुगंध पूरे जंगल में महकती है। अगर तुम्हें देखना है तो मेरे साथ चलो, हम सबको पता है वो कहाँ रहता है। भैया, आप तो 4 ही लोग हो, सबसे छोटा वाला भाई कहाँ गया? अरे माया, तुमको पता ही है, वो आधा पागल है, साथ में आ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे साथ जंगल चलो। बहन भाइयों के जाल में आ जाती है और फिर जंगल के लिए निकल पड़ती है। और उधर छोटा भाई, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा, भाइयों को कुछ लालच देना होगा, तभी माया बहन बच पाएगी। इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक बकरी आ जाती है। फिर वो उस बकरी को लेकर अपने भाइयों के पास जाता है। छोटे भाई को देखते ही बड़ा भाई उसके पास आता है। सुन रहे छोटे, आज माया को मार के उसका लचीला मांस खाएंगे। अगर बीच में तू कुछ बोला तो तुझे भी मार के खा जाएंगे। अरे भैया, जब 4 भाई एक साथ हैं तो मैं अलग क्यों हूँ? मैं भी उस मांस को खाऊंगा। पर माया को मारने से पहले मेरे पास एक उपाय है। अगर आपकी हाँ हो तो बोलूं? क्या बोलना चाहता है, जल्दी बोल। भैया, यही कि आज के खाने के लिए हम इस बकरी को पकाकर खा लें और कल सुबह होते ही हम माया को खा लेंगे और वो कहीं जाएगी भी नहीं। तो इस तरह हम सब 2 दिन मांस खा सकेंगे। अरे छोटे, आज मुझे यकीन हो गया है कि तू मेरा असली भाई है। ठीक है, माया को घर लेके जा और उसे कल खाएंगे। आज इस बकरी से पेट भर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना, उसे इस बात का कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। छोटा भाई माया को घर ले जाता है और फिर माया से सारी बातें बता डालता है। इतना सुनकर माया बोली, छोटे क्या बोल रहा है? मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, भला वो मुझे क्यों मारेंगे? अरे बहन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा सुनो मेरी बात, तुम उस दिन साग में अपना खून मिलाई थी और साग बहुत अच्छा लगा, इसलिए भाइयों ने मिलकर एक साजिश रची और तुम्हें बहला फुसलाकर जंगल ले गए। अगर आज मुझे वो बकरी ना मिली होती तो आज शायद तुम ना होती। वे तुम्हें खाना चाहते हैं, तुम्हारा मांस खाना चाहते हैं। वे भाई नहीं, जल्लाद हो चुके हैं। इसलिए बहन, तुम भाग जाओ यहां से, मैं सब संभाल लूंगा। पर छोटे, मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे तो कोई जानता भी नहीं। तुम नाना के घर जाओ और उनसे सारी बातें बता डालो। मुझे पूरा विश्वास है वे तुम्हें अपने घर में पनाह जरूर देंगे। तुम भाग जाओ, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं मिलने जरूर आऊंगी, बस थोड़ा समय लगेगा। इतना बोलकर माया नाना के घर की तरफ निकल पड़ी और उधर चारों भाई बकरी का मांस खाकर घर आते हैं और फिर छोटे भाई से पूछते हैं, अरे छोटे, माया कहाँ गई? मुझे उसका मांस तुरंत खाना है। मुझे उस बकरी में मजा ही नहीं आया जब तक उसके मांस को ना खा लूं। तब तक मुझे चैन नहीं। चल बता, माया कहाँ है? भैया, वो तो बाहर गई है, शायद मुखिया के घर या फिर चाची के घर। जल्दी ही आएगी। पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम सब ने अभी बकरी खाकर आ रहे हो। इतनी जल्द भूख कैसे लग गई? अरे जब भूख माया के मांस खाने की हो तब उसके आगे सब कुछ फीका लग रहा है। जल्दी बुलाओ उसे, मुझे सब्र नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। हाँ, बुला जल्दी छोटे, मुझे उसके लचीले मांस को खाना है, पेट भर के खाना है और फिर सो जाना है। रुकिए, भैया आती होगी, थोड़ा इंतजार कर लो। छोटे के इतने कहने पर चारों भाई इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है। तब बड़ा भाई कहता है, क्या रे, जिसका डर था वही किया तूने। माया को बता दिया कि आज माया को हम सब मिलकर काट कर खाने वाले हैं। माया डर कर घर छोड़कर भाग गई। बोल, तूने माया को सच बता दिया ना? अगर ये ना बोले तो इसे काट डालो भाई लोग, क्योंकि आज मेरा मूड बन गया है भरपेट मांस खाने का, चाहे वो माया का हो या फिर इस छोटे का। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये वैसे भी हम 4 भाइयों के जैसा नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि ये हमारे साथ रहे, डरपोक कहीं का। हाँ, मैं हूं डरपोक,
जैसे तुम बड़े वीर हो, एक मासूम सी प्यारी सी गुड़िया जैसी बहन को तुम लोग खाना चाहते हो। अगर मांस खाने का इतना ही शौक है तो जाकर जंगल में शिकार क्यों नहीं करते? मैंने सुना था कि भाई बहन के रक्षक होते हैं, पर आज से तुम्हारी वजह से लोग ये भी कहेंगे कि दुनिया में 4 और भी भाई थे जो बहन के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक थे। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, तुरंत मार दो इसको। इतना बोलकर सभी भाई मिलकर अपने छोटे भाई को मार डालते हैं और फिर उसे काटकर एक बड़े हांडी में पका डालते हैं और फिर खूब आराम से अपने छोटे भाई को खा डालते हैं। खाने के बाद सभी आपस में बात करने लगते हैं। सुनो सभी भाई लोग, अगर कोई छोटे के बारे में पूछे तो बोल देना माया को और छोटे को जंगल का जंगली शेर खा गया, और अब माया को ढूंढो। जब तक उसे न खा लिया जाए तब तक नींद नहीं आएगी। इतना बोलकर चारों भाई माया को ढूंढने निकल गए। वे लगातार 10 दिन तक माया को ढूंढे, पर माया उन्हें कहीं मिली नहीं और वे सभी भाई थक हार कर घर आ गए। और फिर 1 महीने बाद मौत होगी एक की, कोई बचा नहीं पाएगा, न तांत्रिक, न ओझा, न कोई साधु। मेरी बदले की चिंगारी धड़क चुकी है, अब ये तुम चारों की मौत से ठंडी होगी। मैं आ रहा हूं। कौन है? बोलो। मैं हूं तेरी मां, मैं हूं तेरी चीख, मां तेरा दर्द। आज तुझे मारूंगा, कल दूसरे को, परसों तीसरे को, ऐसे करके तुम चारों को मारूंगा। मैं तुझे तड़पा के मारूंगा, जैसे मुझे जिंदा काटा था। तुम्हें भी वैसा दर्द मिलना चाहिए। अरे बिटिया, आज सुबेरे की ही बात है, तुम्हारे चौथे नंबर वाले भाई की लाश गांव के किनारे पड़ी मिली। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दुश्मन ने मारा हो, उसके हाथ पैर को अलग अलग काट दिया है। क्या बोल रहे हो नाना? हमें चलकर देखना चाहिए कि बात सही है या झूठ। बिटिया, पर तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। अगर वे तुमको देख लिए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मेरी बात मानो, तुम मत जाओ। मैं जा रहा हूं, सच का पता लगा कर आऊंगा। ठीक है नाना, जाना तो। छोटे के बारे में भी पता करना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, तुम परेशान न हो माया, मैं सबका पता लगा लूंगा। छा। इतना बोलकर नाना घर से निकल गए। अरे ये तो सच है, बहुत बेरहमी से मारा है जिसने भी मारा है। मामा इतना सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी। सुनो भाई लोग, हमारा तो इस गांव में कोई दुश्मन नहीं है। मुझे तो शक हो रहा है कि हम सब ने छोटे को मार कर खा लिया है। अब वो भूत बन गया है और वही ये सब कर रहा है। आए, चुप करो तुम सब। ऐसा भी हो सकता है कि कोई शेर और भेड़िया शिकार किया हो। मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता, और ये भूत प्रेत की बातें सारी छोटी है। ये सब केवल एक वहम होता है इंसानों का। नहीं भैया, भेड़िया और शेर का शिकार होता तो ये लाश यहां न होता, बल्कि इसे खा लिए होते। मगर ये लाश तो ऐसी काटी गई है जैसे किसी चाकू या तलवार से, और तड़पा तड़पा के मारा गया है। मुझे तो अब डर लग रहा है भाई लोग, जरूर बहुत बुरा होने वाला है हम सबके साथ।
कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। इसके लाश को इकट्ठा करो और ले चलकर नदी में फेंक दो। अरे राम, इसका मतलब माया की बात बिल्कुल सही निकली। इन्होंने छोटे को मारकर खा लिया है और अब छोटा भूत बन गया है। हमें घर चलकर माया को बताना ही होगा। ये क्या बोल रहे हो नाना? मेरा छोटा भाई भूत बन गया है और उसने ही उनको मारा। ये कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। माया, तुम परेशान मत हो। छोटा जो भी करेगा ठीक ही करेगा। उन सब का मरना ही सही होगा। जैसे उन्होंने उसको मारा है वैसे वो भी मारेंगे। और मैं भी यही चाहता हूँ। इधर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उधर एक तांत्रिक गांव में आता है। बेटा, यहाँ पर मुझे किसी के मरने की बू आ रही है। क्या गांव में कुछ ऐसा घटित हुआ था जो देखने में बहुत भयावह हो? मतलब किसी की हत्या हुई थी गांव में? हाँ बाबा, कल रात को इसी गांव में एक आदमी को काट कर फेंक दिया गया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी दुश्मनी अदा की हो। बेटा, उसका घर कहाँ पे है? क्या तुम मुझे उसके घर ले चल सकते हो? क्योंकि जो कुछ होने वाला है इस गांव में बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे तुरंत उनके परिवारजनों से मिलना है। हाँ बाबा, क्यों नहीं, मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ उनके घर। गांव का आदमी तांत्रिक को लेकर उन 4 भाइयों के घर जाता है। बेटा, मैं हूँ भैरव तांत्रिक। क्या आपका छोटा भाई कल मर गया? हाँ बाबा, मेरा चौथे नंबर का भाई था। उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया। बेटा, आपसे थोड़ी बात करनी थी। अगर आप अंदर चले तभी मैं बता सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं बाबा, चलिए अंदर और बताइए क्या बात है। बेटा, मैं बचपन से ही तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। मैं जगह सूंघ कर बता सकता हूँ कि वहां पर भूत प्रेत का साया है या नहीं। और मुझे अभी प्रतीत हो रहा है कि इस गांव में बहुत ही भयानक और प्रतिशोध में एक बुरी आत्मा का आगमन हो चुका है। तो बाबा, इसका मतलब तुम कि मेरे छोटे भाई को किसी बुरी आत्मा ने मारा है? हाँ बेटा, और वो आत्मा कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, बहुत ताकतवर है। उसका सामना करना मतलब मौत को बुलाना है। अरे बाबा, ये पुराने जमाने की बातें मेरे सामने मत किया करो। मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता। समझ में आया आपके? तो इसलिए कृपा करके आप मेरे घर से चले जाएं। नहीं तो आपके साथ क्या होगा भगवान भी नहीं जानता। ठीक है बच्चा, मैं जा रहा हूँ, पर ध्यान रखना, अगर जैसे ही इस गांव में कुछ होता है मुझे तुरंत आके खबर देना। मैं पास वाले जंगल में सिद्धि को जागृत कर रहा हूँ। तांत्रिक इतना बोलकर जंगल चल देता है और उधर माया। छोटे, तूने अपने साथ क्या कर लिया? मेरी जान बचाकर खुद अपनी जान गंवा दिया। बहुत दिन हो गए तुझको देखे। गांव वाले बोलते हैं कि तू भूत बन गया है। अगर तू मेरी आवाज सुन सकता है तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माया के इतने बोलते ही कमरे में प्रकाश हुआ और सामने उसका छोटा भाई प्रकट हो गया। बोलो बहन माया, तुमने मुझे याद किया। कितने दिन बीत गए तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। कितने दिन बीत गए तुमसे बात किए। कितने दिन बीत गया तुमको देखे। बोलो मेरी बहन, कैसे हो? छोटे, तू इस हाल में हो, एक भूत के जैसा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम एक भूत बन गए हो। क्या मेरी आंखें धोखा दे सकती हैं? नहीं माया बहन, मैं सच में भूत बन गया हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य है, उन चारों भाइयों को मौत के घाट उतार देना। जब तक उन्हें जान से न मार दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, जैसे उन्होंने मुझे मारा है वैसे ही तड़पा कर मैं भी उन्हें मारूंगा। अभी तो केवल एक को मारा है, ऐसे सब मरेंगे कुत्ते की मौत। पर छोटे, अगर वे जल्लाद थे तो क्या तुम भी जल्लाद हो जाओगे? अगर वे अपने रिश्ते को नहीं समझ पाए तो क्या तुम भी अपने रिश्ते को भूल जाओगे? तुम तो उनसे अलग थे, तो अब उनके जैसा क्यों बन रहे हो? माया बहन, तुम
भोली की भोली ही रहोगी। तुमने मुझे कटता हुआ देखा था क्या? तुमने मेरी चीखें सुनी थी क्या? मैं जब भी वो दिन याद करता हूं, मेरे अंदर एक डर समा जाता है और फिर मेरे सीने में आग लग जाती है और वो आग उन सबको मारने के बाद ठंडी होगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर उन्हें मेरा मांस खाना है तो मैं खुद चलकर उनके पास जाऊंगी और उनका निवाला बन जाऊंगी। अब ऐसा कभी नहीं होगा। वो तुमको छू भी नहीं सकते और मुझे कोई रोक दे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। मैं जा रहा हूं और कल एक और मरेगा। इतना बोल के छोटा भाई वहाँ से चला जाता है। इतना सुनकर माया डर जाती है और डर कर अपने नाना के पास जाती है। नाना, नाना, अभी छोटा मेरे पास आया था और बोल रहा था कि मैं अभी उन 3 भाइयों को भी मार डालेगा। नाना, अब क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब आप ही कुछ उपाय बता सकते हैं। छोटा जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। मैं उसका समर्थन करूंगा और तुम्हें उन भाइयों का प्यार दिख रहा है जो अपने भाई को काट डाले और तुम्हें भी काटने वाले थे। मैं उनका समर्थन कभी नहीं करूंगा। इसलिए छोटा जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अरे नाना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और उससे मुक्ति समाधान करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा भटके ना। हाँ माया, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। छोटा जो भी करेगा ठीक ही करेगा, लेकिन मुझे भी उसके लिए कुछ करना ही होगा। मैंने सुना था कि चंदनपुर गांव के बगल एक जंगल है। उस जंगल में एक तांत्रिक आया है जो भूतों प्रेतों का प्रसिद्ध विद्वान है। लेकिन अभी शाम हो गई और हम शाम को उसके पास नहीं जा सकते। इसलिए सुबह होते ही हम दोनों उसके पास जाएंगे। चलो अभी सो जाओ। इतना बोलकर दोनों लोग सो जाते हैं और उधर तीसरे नंबर वाला भाई घर से बाहर निकलता है। माया बिटिया, मैं अभी फिर सुना कि तुम्हारे तीसरे भाई को छोटे ने मार दिया। अब तुरंत चलो तांत्रिक के पास, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। इतना बोलकर दोनों लोग तांत्रिक के पास जाते हैं और फिर उससे सारी बातें बता डालते हैं। तब तांत्रिक बोलता है, कल है अमावस्या की रात और वो अपना बदला लेने जरूर आएगा। ठीक उसी वक्त तुमको प्राण मुक्ति मंत्र बोलना होगा जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। तांत्रिक माया को एक प्राण मुक्ति मंत्र देता है जिसे माया याद कर लेती है और उधर ही बैठे बैठे शाम होने का इंतजार करती है। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वो समय आ ही जाता है जिसका बेसब्री से इंतजार था। माया, तांत्रिक और उसके नाना एक पेड़ के पास जाकर छिप जाते हैं। तभी सामने से छोटा आता है और फिर वो घर में घुस जाता है। घर में दोनों भाई सो रहे होते हैं और उन्हें सोते सोते जान से मार देता है और फिर गुस्से में घर से बाहर निकलता है। तभी उसके सामने माया जाकर खड़ी हो जाती है और वो प्राण मुक्ति मंत्र पढ़ती है। इतना पढ़ते ही, माया बहन, तुमने ये क्या किया? मुझे आज मुक्त कर दिया। हाँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो सही नहीं था, पर सीने में जो आग लगी थी वो कभी बुझती भी नहीं। आज मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मैं जा रहा हूँ। बहन, मुझे माफ करना। तुम रहो या ना रहो छोटे, तुम्हारी यादें हमारे पास हमेशा रहेंगी।
तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भगवान से यही कहूंगी कि अगले जन्म में मुझे छोटे के जैसा केवल एक भाई देना, जो बहन का रक्षक हो, औरों के जैसा भक्षक नहीं। माया इतना बोल ही रही होती है कि छोटे के ऊपर एक प्रकाश हुआ और वो अचानक से गायब हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार माया ने अपने छोटे भाई को मुक्त किया और छोटे ने अपना बदला पूरा किया।